हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्गीकरण। उसके बाद मैंने आपसे बोला था ये टाइप्स ऑफ जॉब आप देख लेना। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो कुछ अर्थशास्त्रों ने एक कॉन्सेप्ट निर्मित किया है, मतलब कि जो किस तरह से काम करता है, उसकी जॉब की उसके कॉलर का कलर क्या होता है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसके बाद पढ़ लेना। वैसे इजी है ये, ठीक है। सबसे पहले होता है गोल्ड कॉलर। गोल्ड कॉलर किसको बोलते हैं? कौन सी जॉब करने वाले को जो उच्च कौशल हाई स्किल्ड लोग जो होते हैं, जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक वगैरह, उनकी जॉब को हम बोलते हैं कि वो गोल्ड कॉलर, मतलब कि जो अच्छे डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उनकी जॉब को हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। और ब्लू कॉलर के अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन या घंटे के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हमारे घर में जब कुछ लीकेज वगैरह की दिक्कत होती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं, जो कि दिन प्रतिदिन एक एक घंटे के आधार पर पैसे लेके जाते हैं। हम उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब में मतलब कि जो रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करते हैं, जैसे डॉक्टर का कोई रिटायरमेंट नहीं होता, वकील का भी कोई रिटायरमेंट नहीं होता है, हाई स्किल वकील जज बन जाते हैं। इस तरह से जो ये लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, उन्हें ग्रे कॉलर बोलते हैं। और पिंक कॉलर जॉब वाले जो कम सैलरी पर भी काम करते हैं। कम सैलरी मतलब ये नहीं स्टार्टिंग से, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से काम करे लेकिन उनकी सैलरी इतनी है 10,000 15,000। जैसे कि एक लाइब्रेरियन में जो बैठता है, एक लाइब्रेरियन, उसकी सैलरी भी बहुत कम होती है। एक रिसेप्शनिस्ट जो होटलों में रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उनकी सैलरी भी काफ़ी कम होती है। वो काफ़ी लंबे समय से काम करते हैं लेकिन फिर भी उनकी सैलरी कम ही होती है। अब आते हैं ग्रीन कॉलर। ग्रीन कॉलर से घर से ग्रीन से समझा पर्यावरण या नवीनकरण ऊर्जा में काम करने वाले लोग, जैसे कि सौर ऊर्जा जो और पवन ऊर्जा, इसमें जो लगे हुए लोग होते हैं, जो उनके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। या फिर जो पर्यावरणीय संगठन होते हैं उनमें काम करने वाले लोग होते हैं, पेड़ पौधे लगाने वगैरह, ये ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर मतलब कि खनन या तेल उद्योग में जो कि माइनिंग, मतलब कि माइनिंग का काम करते हैं, जो हाँ कहीं भी तेल उद्योग लगता है, कोयला निकालते हैं, खनन का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्लैक कॉलर। और ब्लैक कॉलर एक ऐसे ही, ब्लैक का मतलब आप समझिए इलीगल काम करते हैं, जो कि गैर कानूनी काम करते हैं, उन लोगों को भी ब्लैक कॉलर जॉब के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद थी ओपन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर के अंतर्गत मतलब कि घर पे बैठकर इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, जो कि कोरोना के समय में काफ़ी चला था। वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को बोलते हैं ओपन कॉलर। उसके बाद आता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब मतलब कि ऑफिस में काम करने वाले, एसी रूम में जो काम करते बैठ के स्किल्ड लोग, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए और जो टाइपिस्ट होते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये आर्किटेक्ट वगैरह, ये सारे लोग जो एक अच्छे से कमरे में बैठ के और अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं बैठे बैठे एसी वाले रूम में, इन्हें बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत। और ऑरेंज कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है जेल में रहकर काम करने वाले कैदी। जैसे कैदी को जब सज़ा मिलती है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में बताते हैं, उन्हें जेल में भी कुछ काम करवाते हैं उनसे, उन्हें मतलब कि सश्रम सब सज़ा मिलती है कि उनको श्रम करते रहना है, वैसे सज़ा मिलती है। तो ऐसी जॉब को ऑरेंज कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो संजय दत्त थे, उन्होंने भी जेल में रहकर काफ़ी सारा काम किया है, आपको पता होगा, तो न्यूज़ में काफ़ी चला था। तो ऐसी जब सज़ा मिलती है ना, ऐसे लोगों को बोलते हैं ऑरेंज कॉलर जॉब। अब बता नो कॉलर जॉब। नो कॉलर जॉब के अंतर्गत वो आते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार अपनी स्किल्ड है, जो कि अपने पैशन के अनुसार अपने पैशन को फॉलो करते हैं। यदि कोई जैसे कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, ब्लॉग बनाता है, तो वो अपनी इच्छा से काम करता है। कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, ये सब अपने पैशन को फॉलो करके काम करते हैं। इस प्रकार से ये इतने सारी कॉलर की जॉब है। आप एक बार इसको देख लेना, और वैसे काफ़ी इजी है, ठीक है। और इसे पढ़ ज़रूर लेना, इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं सब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ही लेते हैं इसको, तो आप एक बार रीडिंग लगा लेना इसकी, ठीक है। थैंक यू। तो ये अपना यहाँ का कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो होता है ना, चलो ठीक है, हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हमारा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देख के आपको आना चाहिए, मतलब कि आपको सिलेबस इसीलिए होना चाहिए कि आप एक सिलेबस में देख के अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। इसके बारे में मैंने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में मैंने बताया 4 प्रकार के क्षेत्र। एक तो क्रियाशीलता है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन कैसे हो रहा है, जैसे कि वास्तविक रूप में वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, या फिर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, मौद्रिक क्षेत्र, ठीक है। और उस नंबर सेकंड पे आता था विकास के आधार पर, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। उसके बाद सरकार के नियंत्रण के आधार पर, जो सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर। पब्लिक का एक मैंने आपको अपवाद भी बताया था, जहाँ जो निजी होने के बाद भी पब्लिक का यूज़ करता है स्कूल्स में वगैरह में, ठीक है। और नंबर चौथा पे आता है संगठन के आधार पर, जो कि संगठित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सरकार के रूल्स फॉलो होते हैं, वहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी होती है, पेंशन वगैरह सभी फैसिलिटी होती है। और असंगठित, अनौपचारिक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पे ये सब नहीं होता है, जॉब भी काफ़ी मतलब मुश्किल भरी होती है,
ये सारे सेक्टर तो ये थे, ठीक है। देखो मैंने यही देख के रिवीजन कर लिया, आपको भी इसी तरह से रिवीजन होना, मतलब सिलेबस में देख के आपको अपने चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अब आता है नंबर चैप्टर थर्ड की शुरुआत करते हैं हम आज, ठीक है। चैप्टर थर्ड क्या है, अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति की अवधारणा। वैसे इस चैप्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। मांग और आपूर्ति की, लेकिन मांग और आपूर्ति की कुछ मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ें, मतलब थोड़ा बहुत समझेंगे हम इसके सिद्धांत को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि किस तरह से मांग और आपूर्ति की उदाहरण होती है, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, हम अपना चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। वैसे थोड़ा सा आधे पेज में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो इतना हेडेक नहीं लेना है। काफ़ी छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं मैंने, वैसे तो बोलने में तो मैं मतलब समझाने में काफ़ी लंबा समझा सकते हैं, और बुक्स में तो काफ़ी लंबा दे रखा है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग और अपने माइंडसेट से मैंने क्लासेस लेके बुक्स वगैरह का मटेरियल इकट्ठा करके काफ़ी छोटे फॉर्म में अपने नोट्स बना रखे। बिल्कुल आधे पेज में आपको चैप्टर थर्ड कंप्लीट करवा दूँगी मैं, ठीक है। तो देखिए आप, और अपने नोट्स भी इसी तरह से बनाइए। चलो ठीक है, ये आ गया, देखिए आप, इतने से बड़े में मैंने अपना पूरा ही चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर दिया। मतलब इतना कम में कर लेती हूँ, इंसान कर लेता है। अगर वो बहुत ज़्यादा बार उसकी रीडिंग हैबिट हो जाती है ना, वो ज़्यादा बार समझ जाता है। मुझे इसमें समय में बोलने में तो आपको पूरा चैप्टर इतनी देर तक बोल सकती हूँ, 15-20 मिनट तक मैं इस चैप्टर पे बोल सकती हूँ, और इतने पेज में लिख, मतलब 1.5 पेज में लिख सकती हूँ आराम से, 1.5-2.5 पेज आराम से इस चैप्टर के ऊपर लिख सकती हूँ। लेकिन मुझे जो जो समझना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते। चैप्टर थर्ड क्या होता है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत। मांग और आपूर्ति मतलब कि वस्तु की कीमत तय करती है। वस्तु और सेवा के साथ ऐसा होता है कि कम कीमत तय करती है। जैसे कि मांग मतलब कि उसकी कितनी मांग है, और आपूर्ति मतलब कि उसका कितनी मार्केट में वो अवेलेबल है, समझे। मांग मतलब कि हमें उसकी कितनी नीड है, लोगों को इसकी कितनी नीड है, हम उसकी कितनी मांग करते हैं। और आपूर्ति मतलब कि वो जो चीज़ होती है वो मार्केट में कितनी अवेलेबल है। ये वस्तु के अंतर्गत भी हो सकता है, सेवाओं के अंतर्गत भी हो सकता है। जैसे कि हमें डॉक्टर वगैरह की सर्विस भी होता है, एक डॉक्टर होता है जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन बहुत ज़्यादा मांग है उसकी, कि मतलब उसके पास 15 मरीज पहुंच गए, लेकिन वो केवल अकेला डॉक्टर है, तो उसकी आपूर्ति कम हो गई लेकिन मांग ज़्यादा हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो इस समय वो डॉक्टर क्या करेगा, देखो उसे 15 उसको पता है मेरे पास 15 पेशेंट आने के लिए तैयार है, और मैं केवल अकेला डॉक्टर हूँ, मुझे मतलब मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं वो, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, अपनी फ़ीस बढ़ा देगा। फ़ीस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, कीमत बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। उसे पता है कि लोगों को ज़रूरत है मेरी, तो वो अपनी फ़ीस बढ़ा देगा। उसे पता है कि कोई ना कोई तो देगा इसे, अगर मैं फ़ीस बढ़ाऊंगा तो मैं इतने लोग मतलब कि इलाज करूँगा, तो और लोग मेरे को फ़ीस ज़रूर देंगे, क्योंकि कोई और अवेलेबल है ही नहीं, और कोई और डॉक्टर उन्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग मतलब अपने आसपास में आप कुछ भी चीज़ें दिमाग में रख लेना। जैसे कि प्याज का एक बार मतलब अभी पिछले साल की बात है, जब टमाटर का भाव 200-300 रुपये किलो पहुंच गया था। तो ऐसे क्यों पहुंच गया था, 300 रुपये किलो, 200-300 रुपये तक किलो तक पहुंच चुका था टमाटर का भाव। तो ऐसा क्यों पहुंच गया था, क्योंकि उसकी मांग ज़्यादा थी, लोगों को टमाटर ज़्यादा चाहिए था, लेकिन उसकी जो आपूर्ति थी वो कम थी। मतलब बाहर से ही आ ही नहीं रहा था टमाटर मार्केट में। टमाटर की जो क्वान्टिटी थी वो कम थी, और लोगों को उसकी ज़्यादा नीड थी। तो एक दो दुकानदार के पास होता था, और उन्हें पता है कि पूरे मार्केट में केवल हमारे पास है, देन हमसे ही लेंगे लोग, बाकी उनको कहीं और मिलेगा ही नहीं, और बाकी सब दूसरे से लेंगे नहीं। और पता है सबको मतलब जिसको नीड है वो तो ज़रूर लेगा हमसे, ऐसा तो है ही नहीं लेगा। तो इसलिए वो उसका चीज़ का प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये होता है मांग और आपूर्ति का कॉन्सेप्ट। इसमें केवल आपको 2 नियम लिखने, देखो यदि मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो जाती है, मांग का मतलब मैंने ऊपर का सिंबल लगा मतलब बढ़ रही है, आपूर्ति कम हो रही है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ये आपने समझ गया कि मांग मतलब कि मांग ज़्यादा हो रही है, मांग ज़्यादा कर रहे हैं उस चीज़ की, लेकिन उसकी आपूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी का उल्टा होता है, यदि मांग कम होगी और आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कीमतें घट जाती हैं। उसकी मांग कम है, हम मांग ही नहीं कर रहे मतलब कि, और आपूर्ति ज़्यादा है। जैसे कि मार्केट में मान लो कि आप कोई ऐसी सब्ज़ी है, जैसे कि मान लेते हैं अपन आलू का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आलू बहुत ज़्यादा आ गए मार्केट में, और उसकी मांग मतलब कि कम है, मतलब कि सभी दुकानदार के पास आलू अवेलेबल है, और कोई लेने जाएगा तो उसको पता है कि अगर ये मैं यहाँ से नहीं दूंगा तो दूसरी दुकान से ले लेगा, उसके पास ऑप्शन है, तो सब अपने प्राइस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये मांग आपूर्ति का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया, काफ़ी अच्छी भाषा में, मतलब अच्छी भाषा में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कीमतें बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की गिफिन वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि जिनकी कीमतें बढ़ गई,
लेकिन उसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है, तो उन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि पहले लोग चीनी व गुड़ में से क्या खाना पसंद करते थे, क्योंकि चीनी महंगी थी, गुड़ सस्ता था, तो पहले के लोग क्या करते थे, चीनी प्रेफर करते थे कि चीनी खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे गुड़ की मांग, मतलब गुड़ का भाव ज़्यादा हुआ और चीनी की प्राइस कम हो गई, तो लोग जो था ना गुड़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ऊपर से जो हमारे जो होते मक्का, जावरा, जावरा बाजरा, इनकी रोटी बनती है, ये वाले जो क्या बोलते हैं मोटे अनाज होते हैं, इनका प्राइस भी बढ़ गया, तो लोग अभी जो होते हैं ना जो उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं गेहूँ की बजाय। जबकि पहले गेहूँ का प्राइस ज़्यादा था और इनका प्राइस कम था, तो लोग उन्हें कम खाते थे। लेकिन अब क्या होता है, ये भी हो गया कि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं और इन सबको पता है कि मतलब कि इन चीज़ों से हेल्थ अच्छी रहती है। जैसे गुड़, चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करने से हेल्थ अच्छी होती है। और जैसे गेहूँ की बजाय मोटे अनाज खाते तो उससे अपनी हेल्थ अच्छी रहती है, उसको अपने प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते हैं हमारे शरीर को। तो ये चीज़ें भी हो गई है। लेकिन कीमतें बढ़ी तो इनका भी मतलब कि बढ़ गया है, क्योंकि लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सब करते हैं ना, तो इन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। और एक और होती है वेबेलियन वस्तुएं। वेबेलियन वस्तुएं होती है कि मतलब कि जो प्रदर्शन के लिए कीमतें अधिक होने पर भी खरीदते हैं लोग वस्तु, और ऐसी वस्तुओं को श्वेत वस्तु और वेबेलियन वस्तु करते हैं। जैसे कि ये गिफिन वस्तुएं तो होती है कि ये लोगों की नीड होती है, उन्हें वो कि प्रदर्शन करने के लिए खरीदते हैं नहीं वो, बल्कि उनके मतलब कि हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो खाने के लिए खरीदेंगे, अपनी आवश्यकता के लिए खरीदेंगे। गिफिन वस्तुएं वो होती है। लेकिन वेबेलियन वस्तुएं क्या होती है, लोग प्रदर्शन करने के लिए, जब कीमत बढ़ने के बाद भी लोग वस्तुएं खरीदते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को श्वेत वस्तु मतलब कि सफ़ेद वस्तु या श्वेत वस्तु भी बोलते हैं और वेबेलियन वस्तु भी कहते हैं। उच्च कीमत के कारण अधिक आकर्षक होने से उनकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं वेबेलियन वस्तुएं। जैसे कि आईफोन लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, घर में उनके पैसे हो या मत हो, लेकिन कीमतें बढ़ गई है, लोग शॉप का ज़माना चल रहा है, तो शॉप करेंगे तो आईफोन खरीदेंगे। रोल्स रॉयल की जैसी लग्जरी मतलब रोल्स रॉयल की जो गाड़ी होती है वो खरीद रहे हैं। आजकल तो एक नया पर्स ट्रेंड में चल रहा है ना, क्रिस्टियन डियर का बैग जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अमेरिका की जो कंपनी है उसका बैग, वो मतलब लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, मतलब कि प्रदर्शन करने के लिए कि हाँ हमारे पास ये है नहीं, उनकी कीमतें बढ़ जाएगी तो वो खरीद लेंगे। हाँ चलो, जो ऐसा होता है ना आजकल, तो मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि मुझे ये दिला दो, मुझे आईफोन दिला दो, मतलब अपने घर की कंडीशन देखते नहीं। चलो ठीक है, आप कैपेबल हो, आप कमा रहे हो, आप अपने पैसे से लो, लेकिन इस सब चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत हो कि उनसे आप ये करके मांग रहे हो। अगर आपको नीड है, आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप लीजिए, और अगर आप इतने कैपेबल है कि आप ले सकते हैं तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए। लेकिन ऐसे दिखावे के लिए, शॉप करने के लिए, पता नहीं शॉप का ज़माना चल रहा है आजकल, तो लोग खरीद इसी वस्तु को वेबेलियन और श्वेत वस्तुएं कहते हैं। मुझे तो समझाना था, खैर, और आप लोगों की इच्छा है वो तो लेकिन हाँ मतलब अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, और हमें अपने करियर के हिसाब से आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और हम अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमारी इतनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो वही काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको कोई लग्जरी चीज़ खरीदना है ना, वो अपने दम पे खरीदना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है, ठीक है। अगर आपके सपने सबके होते हैं और सबको खरीदने की इच्छा होती है, सबको प्रदर्शन करने की सबको इच्छा होती है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन अपने दम पे करो, अपने कमा के करो। आप अगर आप कुछ बन गए उसके बाद आप खुद कमा के करिए, ये चीज़ें सही रहती हैं। और ऊपर से अपने पेरेंट्स को भी खुशी दीजिए, अपने पेरेंट्स को भी दीजिए वो चीज़ें, ताकि वो उन्होंने जो लाइफ टाइम आपके लिए सब कुछ किया है तो उन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया आज, ठीक है। इतना सा बड़ा चैप्टर था, आपको इतना सा ही लिखना है बस, और मैंने एक्सप्लेन करने में आपको बताया कितने 10 मिनट हो चुके हैं मेरे पूरे एक्सप्लेन करने में। तो आप भी इस तरह से मतलब लिख सकते हो, इसके अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, प्याज टमाटर के वगैरह, और काफ़ी सही लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना, साथ में मेरे साथ ही अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। और हमारा चैप्टर 3 भी आज कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हाफ पेज से भी कम में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबको लाभ मिले, सबको प्रॉफिट मिले। और कल चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 थोड़ा बड़ा होगा, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और सतत विकास तीनों कॉन्सेप्ट हमको समझाने, और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छी भाषा में समझाऊंगी। देखो इकोनॉमिक आपको पढ़ना है, इकोनॉमी आपको पढ़ना है ना, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमी आपको पढ़ना है ना, तो आपको एक सब्जेक्ट के वे में नहीं पढ़ना है, आपको समझने के लिए पढ़ना है, आपको मार्केट की समझ लेने के लिए पढ़ना है। मैं कि गारंटी से बोल रही हूँ, अगर आपका सिलेक्शन हुआ ना हुआ, लेकिन आपको इकोनॉमी का इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा ना कि आप हर चीज़ को समझ पाओगे, आप एक लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। मतलब इकोनॉमी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको बिलियनियर
ट्रिलियनियर मतलब कि आपको पैसे वाला बनना है ना, तो आपको इकोनॉमी को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इसे समझने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के वे में मत पढ़ ली। आप एक कॉन्सेप्ट है कि आज मुझे ये चीज़ सीखने को मिल रही है, आज इस चीज़ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आज मार्केट में जाके इसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अपने अराउंड देख सकता हूँ इस चीज़ को। तो आप उस चीज़ में पढ़िए, इसको उस चीज़ में समझिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।